नमस्कारम। हाय हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास माथुर, आई एम फ्रॉम क्रिस्टल क्लियर लर्निंग। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान के सिलेबस के। तो हमें पता है क्लास 10th की जो विज्ञान की सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो पहला जो पार्ट है हमारे पास क्या होता है, रसायन विज्ञान। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास क्या होता है, भौतिक विज्ञान। और तीसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, जीव विज्ञान। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान के सिर्फ रसायन विज्ञान की सिलेबस के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि भाई जो हमारे पास रसायन विज्ञान है उसमें कितने चैप्टर हैं तथा उन चैप्टरों में क्या क्या पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो तो देखो, हम जानने वाले हैं क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो हम जानते हैं कि 2022 एंड 2023 का सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और क्लास 10th की हम बात करने वाले केमिस्ट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान भी कहते हैं, सही है, साइंस के सिलेबस में। तो बने रहिए और बात करते हैं थोड़े से क्लास में। तो हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो देखो, पहले चैप्टर का जो नाम है हमारे पास वो हो जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहली चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना हमें रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और हम इनको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं क्या नहीं होते, इनको बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। के संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, सिंपल सा, यहाँ पर जितने उत्पाद में परमाणु होने चाहिए उतने ही किस में होने चाहिए, हमारे पास अभिकारक में। जैसे कि मान के चलो हमारे पास कोई रिएक्शन है और कोई रिएक्शन है हमारे पास, और वो हमारे पास कोई रिएक्शन है, हमारे पास कोई रिएक्शंस है और उस रिएक्शंस में क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शंस है और रिएक्शंस क्या है, जैसे कि मान के चलो ए प्लस हमारे पास बी है कोई रिएक्शंस, और वो बन रही है सी प्लस डी से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जितने हमारे पास ए प्लस बी में परमाणु है उतने ही परमाणु किस में होने चाहिए, सी प्लस डी में होने चाहिए हमारे पास। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 5 परमाणु है, यहाँ पर 5 परमाणु यदि, तो उसमें वहां पर भी कितने होंगे, 5 ही परमाणु होंगे। कितने, 5 ही परमाणु होने चाहिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ 5 परमाणु है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 5 परमाणु होने चाहिए। अगर यहाँ पर 6 परमाणु है तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 6 परमाणु चाहिए। तो उसे हम बोल देते हैं रासायनिक संतुलित, रासायनिक मतलब संतुलित समीकरण। क्या बोल देते हैं, संतुलित समीकरण। अच्छा, नेक्स्ट समझते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है कि संतुलित संतुलित की निहार्थ रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब ये, संतुलित रासायनिक समीकरण की हमें आवश्यकता क्यों है। तो हमने क्लास 9th में टॉपिक पढ़ रखा है जिसे बोलते हैं हम द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। उसके हिसाब से हमारे पास क्या होते हैं, हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान के चलो कि ना तो हम परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही परमाणु को नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास, इसमें पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार, मतलब प्रतिक्रियाओं, यहाँ पे अभिक्रियाएं, क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। यहाँ प्रतिक्रिया मतलब अभिक्रिया से। तो जैसे कि पहली अभिक्रिया का जो पढ़ेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी पढ़ेंगे हम आपको गठन पढ़ेंगे। फिर तीसरी पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। दूसरी पढ़ेंगे दुविस्थापन अभिक्रिया या दोहर विस्थापन या दुविस्थापन बात की होती है। अवक्षेपण के बारे में पढ़ देंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे, क्या होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा जैसे कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें से हमारा कटवाया क्या है, और इसमें से कटवाया संक्षारण तथा विकृगंधता कटवा दी गई है, डिलीट करवा दी गई है इस सिलेबस से। इस चैप्टर से हमें संक्षारण तथा विकृगंधता नहीं पढ़ना है 2023 के अंदर से। आई होप यहाँ तक पहले चैप्टर में कंटेंट आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 का जो नाम है हमारे पास, सिंपल सा, चैप्टर 2 का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्षारक एवं लवण हो जाता है। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो पहला जो पढ़ना है OH- और OH- आयनों के को प्रस्तुत करने की संदर्भ में उनकी परिभाषा। कहने का मतलब यह है, जैसे कि अम्ल है, तो अम्ल क्या होते हैं हमारे पास, जो जिनमें
H+ आयन होते हैं, और जो क्षार होते हैं वो कौन से होते हैं जिनमें OH- आयन होते हैं। तो उनके बेसिस पे उनकी डेफिनेशन देना, मतलब परिभाषाएं देना, तो वो सीखेंगे थोड़ा सा क्या होते हैं। सामान्य गुण मतलब गुण जानेंगे थोड़ी सी, गुण क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, जैसे वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक क्या होता है स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सारे गुण पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से। अच्छा, उदाहरण थोड़े जानेंगे, जैसे कि उदाहरण क्या होते हैं, अम्ल के HCl उदाहरण होता है, और क्षार का उदाहरण क्या होता है, जैसे कि NaOH होता है, उदाहरण जोड़े जाएंगे। उपयोग जानेंगे, जैसे कि अम्ल का उपयोग कहाँ होता है और क्षारक का उपयोग कहाँ होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वो जब अम्ल तथा क्षार आपस में रिएक्शन करता है तो लवण तथा प्लस H2O निकलता है, उससे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सही। जैसे पीएच पैमाना पढ़ेंगे, तो पीएच पैमाना क्या होता है, क्षार तथा अम्ल को बताने के लिए, भाई कि कौन सा क्षार है कौन सा अम्ल है वो बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, पीएच स्केल होती है। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि लघुगणक संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं, मतलब पहले क्या होता था, लॉग के फॉर्म में क्या दी जाती थी, अम्ल की डेफिनेशन दी जाती थी, लेकिन अब वो हटा दिया गया, सही। दैनिक जीवन में पीएच की महत्व, मतलब जैसे कि मान के चलो पीएच का जो महत्व है दैनिक जीवन में वो क्या होता है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास जो मिट्टी है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, हमारे दांत हैं, दांत का पीएच मान क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में से। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी, मतलब कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तथा उसके उपयोग, सही, उपयोग कहाँ होता है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, फिर बेकिंग बेकिंग सोडा, फिर वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, से ये सारी चीजें हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 का नाम है, धातु तथा अधातु। कहने का मतलब है इसमें धातु एवं अधातु चैप्टर 3 का नाम है, जिसे हम इंग्लिश में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या कर पढ़ने वाले हैं, धातुओं तथा अधातुओं के गुण, सही है, धातु तथा अधातुओं के गुण। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रतिक्रियाओं, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, मतलब कि इसको हम बोलते हैं केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बोलते हैं, प्रतिक्रियाशीलता की श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। अच्छा, गठन एवं आयनिक यौगिकों के गुण, आयनिक यौगिक कौन से होते हैं, जैसे कि NaCl, जैसे कि NaCl हो जाता है हमारा, और हमारे पास बहुत सारे आयनिक यौगिक हैं, मतलब जैसे कि जो आयंस बनाते हैं, जैसे कि आयनिक यौगिक हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है NaCl का। किसका होता है, NaCl का। NaCl क्यों होता है, जब इसको हमारे पास ब्रेक किया जाता है, किसमें, पानी में घोला जाता है, तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, किसमें ब्रेक हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो जो NaCl है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, आयनिक यौगिक का, सही। तो आयनिक यौगिक पढ़ने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि बुनियादी धातुकर्म प्रक्रिया में जंग, मतलब धातुकर्म को कैसे प्राप्त किया जाता है, मतलब जैसे कि धातु को, जैसे कि लोहा है, हम दुकान पे जाते हैं लोहा खरीद के लिए आते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है बनने का, तो वो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं इस वाली टॉपिक्स में। जंग, इसमें क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जंग लगना एवं इसकी रोकथाम, मतलब कि जैसे कि जंग क्यों लगती है, जंग मतलब जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग क्यों लगती है तथा इसके रोकथाम, जैसे कि लोहे पर जंग लगना कैसे रोक सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या मतलब ग्रीस लगा सकते हैं, या ऑयल लगा सकते हैं, बहुत सारे मतलब रोकथाम कर सकते हैं, ये पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा चैप्टर 3 तक हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। अच्छा, आगे बात करते हैं चैप्टर 4। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 का नाम क्या है हमारे पास, चैप्टर 4 का नाम हो जाता है हमारे पास, क्या हो जाता है, कार्बन एवं उसके यौगिक। कहने का मतलब ये, हम चैप्टर 4 का नाम क्या है हमारे पास, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चैप्टर 4 में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 4 में जो पहला टॉपिक है वो क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक सहसंयोजक आबंध, मतलब सहसंयोजक आबंध क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। और कार्बन, जैसे कि कार्बन की बहुमुखी प्रगति, मतलब कि वो इतनी ज्यादा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान के चलो वो 4 बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है ऐसा। अच्छा, फिर पढ़ेंगे समजातीय श्रृंखला, मतलब समजातीय श्रृंखला क्या होती है वो पढ़ेंगे। फिर बाद में क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह बोले तो जैसे कि अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में, सही है। कार्बन यौगिकों का नामकरण, मतलब IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। अगर तुम IUPAC इस चैप्टर की बात करोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नामकरण, सही। तो हेलो एल्किन पढ़ने वाले हैं, फिर एल्कोहल पढ़ने वाले हैं, फिर कीटोन्स पढ़ने वाले हैं, फिर एल्डिहाइड पढ़ने वाले हैं, फिर एल्केन्स पढ़ने वाले हैं, फिर असंतृप्त एल्काइंस पढ़ने वाले हैं, संतृप्त। इसमें वर्णों में कुछ मिस्टेक्स है, उस पर इग्नोर करना, बस तुम सुनना मेरी बातों को। देखो एल्केन्स ऐसे नहीं लिखी जाती और तरीका से लिखी जाती है, लेकिन वर्णों में कुछ गड़बड़ हुई इसमें। देखो एल्काइंस, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं,
फिर इनके बीच के अंतर जानेंगे कि भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है, सही है। फिर हम पढ़ने वाले हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण, कार्बन यौगिक के जो रासायनिक गुण है वो क्या होते हैं, फिर उनके मतलब कार्बन को जलाते हैं, दहन मतलब कार्बन को जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फिर ऑक्सीजन का मतलब कार्बन की जो रिएक्शंस होती हैं, मान के चलो कार्बन की जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि मतलब जलाने पर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, H2O में जलाने पर क्या होगा, फिर जोड़ पड़ने मतलब जिसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। फिर प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, फिर एथेनॉल तथा एथेनोइक उनकी की उपयोग जानेंगे, फिर साबुन तथा उसके डिटर्जेंट के बारे में जानेंगे। तो आई होप यहाँ तक चैप्टर 4 तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 है हमारे पास तत्वों का वर्गीकरण। क्या है? तत्वों का वर्गीकरण। कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं कि तत्वों को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जानते हो तुम, ये एक पेरियोडिक टेबल होती है, ये वाली क्या होती है, पेरियोडिक टेबल होती है। इसमें हमारे पास गेज हमारे जो टोटल है वो हमारे 118 एलिमेंट होते हैं, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें हम मतलब एक ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि ये अलग ग्रुप है, ये वाला जो अलग ग्रुप है, ये वाला हमारे पास क्या होता है, अलग ग्रुप है ये वाला। तो ये हमारे पास क्या बांटे गए हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं। जैसे आपको रंगीन रंगीन दिख रहे होंगे, तो ये धातु अधातु अलग अलग प्रकार से बांटे गए हैं, सही है। तो ये हमारे सारे होते हैं, तो हम इनको ही पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 5 का जो नाम है हमारे पास तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या नाम है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। कहने का मतलब है उनका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अच्छा, अब बात करते हैं इनमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जानेंगे, वर्गीकरण की आवश्यकता जानेंगे थोड़ी। भाई वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे कि मान के चलो हमारे पास हम एक एक करके भी तो स्टडी कर सकते थे, ऐसे वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, सही है। हमें पता है कि भूख हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है भाई। तो ऐसे हमारे पास क्या होती है, हमें भी रीजन पता होना चाहिए कि भाई तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो आवश्यकता भी जाननी होगी। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब कि जो ये वाली टेबल है, मॉडर्न पीरियड टेबल है, ये भी हमें पढ़ेंगे कि भाई इसमें क्या होता है। मैडलिब की आवर्त सारणी भी थोड़ी होती है, थोड़ी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गुणों का क्रमण, संयोगता पढ़ेंगे। संयोगता क्या होती है, परमाणु क्रमांक के बारे में जानेंगे, धात्विक तथा अधात्विक गुण के बारे में जानेंगे, और बहुत कुछ जानेंगे। धात्विक तथा अधात्विक गुण क्या होते हैं, और बहुत सारा कुछ कंटेंट जानेंगे। तो आई होप चैप्टर 5 तक आपको कंटेंट समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ तक हमने चैप्टर 1 जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, तो चैप्टर 2 था अम्ल क्षारक एवं लवण, तथा चैप्टर 3 का नाम क्या, धातु तथा अधातु, और चैप्टर 4 का नाम क्या था, कार्बन एवं उसके यौगिक, और चैप्टर 5 का जो नाम था तत्वों का अवैध वर्गीकरण। ये हमने पांचों चैप्टर को कंटेंट क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी एंड thank you so much. Keep learning and keep smiling. Thank you very much. Thank you so much.